जय हिंद दोस्तों। मैं आर के सर शिखर कंपटीशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के एक बहुत ही अहम टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, वृद्धि एवं विकास। आइए दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि, दोस्तों इधर मैं लिखता हूं विकास, वृद्धि विकास। दोस्तों मनोविज्ञान की भाषा में वृद्धि को अभिवृद्धि कहते हैं, इसको अभिवृद्धि कहते हैं, अभिवृद्धि। और विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट, और ये जो वृद्धि है इसको अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखें तो दोनों में अंतर क्या है, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों वृद्धि जो है इसका प्रयोग किया जाता है बच्चे का जो विकास होता है उसके संदर्भ में संकुचित अर्थों में। तो वृद्धि का प्रयोग बच्चे के विकास के संदर्भ में इसको संकुचित शब्दों में प्रयोग किया जाता है, यानी इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संकुचित होता है। ये संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो ये विकास है इसका प्रयोग होता है काफी बृहद अर्थ में। विकास का प्रयोग बहुत ही बृहद अर्थ में होता है। जैसे कि एक शिशु है और इस शिशु में थोड़ा समझते हैं कि अगर इसकी जो आंतरिक अंग है, इसके जो आंतरिक अंग हैं या इसका जो बाह्य है, मीन्स इसका जो भार है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, इसको लेते हैं तो ये सीधा सा संकुचित अर्थ में है और ये एक पक्ष है इस बच्चे का और इसको हम वृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर हम इसको विकास के दृष्टिकोण से देखें इस बच्चे को, तो इसमें ये तो आएगा ही आएगा। इसके जो आंतरिक और बाह्य अंग हैं इसमें जो परिवर्तन हो रहा है जिसको हम वृद्धि कहते हैं एक आमतौर पर एक सामान्य भाषा में, वो तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ में इस बच्चे का जो मानसिक परिवर्तन है, यानी मानसिक जो एक बढ़ोतरी है, इसके संवेगात्मक जो परिवर्तन है यानी उसका विकास है, या इसका जो नैतिक है, या इसका भाषागत विकास है, सामाजिक है, चारित्रिक है, ये तमाम सारी चीजें जो हैं बच्चे के अंदर जो होती हैं वो सब कुछ विकास के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। आइए दोस्तों वृद्धि के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है वृद्धि। मनोविज्ञान की भाषा में वृद्धि को एक दूसरे रूप में जानते हैं, इसको बोला जाता है अभिवृद्धि। अंग्रेजी में इसको हम ग्रोथ कहते हैं, अंग्रेजी में से ग्रोथ कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि पहले बच्चा देखिए काफी छोटा है, उसके बाद में उससे बड़ा हो रहा है, उसके बाद में उससे बड़ा हो रहा है, और धीरे धीरे ये देखिए बच्चा काफी बड़ा हो गया है, मीन्स खड़ा हो रहा है। इसकी बात की अवस्थाओं में भी यानी बात के समय में भी इस बच्चे में काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस बच्चे का जो आंतरिक ढांचा और बाह्य ढांचा थोड़ा सा अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, और धीरे धीरे करके सभी का अलग है। तो वृद्धि होती क्या है आखिर? वृद्धि दरअसल एक संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है बालक के संदर्भ में, और वृद्धि में बच्चे का आंतरिक बाह्य दोनों प्रकार का परिवर्तन तो होता है, लेकिन ये एक संकुचित अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है बाल मनोविज्ञान में, क्योंकि इसमें केवल जो शरीर है उसके आंतरिक और बाह्य अंग में एक परिवर्तन परिलक्षित होता है। अब ये जो वृद्धि की प्रक्रिया है ये कहाँ से प्रारंभ होती है? दरअसल जैसे ही बच्चा माँ के पेट में कंसीव होता है तब से ही ये वृद्धि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये चलती है किशोरावस्था तक। किशोरावस्था के बाद में वृद्धि रुक जाती है।
दोस्तों आइए हम लोग वृद्धि की परिभाषाओं के बारे में जानते हैं, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम है। चाहे वो टेट की परीक्षा हो, चाहे सुपर टेट की परीक्षा हो, चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो, या विभिन्न जो शिक्षक भर्ती की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में परिभाषाओं से एक दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी अहम होते हैं, क्योंकि हर एक नंबर का अपना महत्व होता है। तो आइए हम लोग वृद्धि की जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं उनको समझ लें, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। तो इसमें पहला नाम आता है एक मनोवैज्ञानिक का, जिनका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन साहब ने ये बताया कि अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों के भार एवं आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, जिसका मापन संभव है। सोरेनसन साहब ने जो चीजों को अंडरलाइन किया है उसमें क्या है, शरीर तथा शारीरिक अंग, साथ ही साथ में भार है और आकार है, और इसमें क्या होना है, इसमें एक प्रकार की वृद्धि होना है। मींस एक परिवर्तन होना है जो हमें दिखाई भी पड़ता है, और इसको हम माप भी सकते हैं, जैसे कि बच्चे का भार, जैसे कि उसकी ऊंचाई। तो ये सोरेनसन साहब की परिभाषा बहुत ही अहम है, और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। कई बार इसको पूछा भी गया है, और इसमें आपको केवल शारीर तथा शारीरिक अंग, साथ में भार और आकार और वृद्धि होना, मापन संभव, इन चीजों को अंडरलाइन करना है, मीन्स इन चीजों को समझना है। आइए दोस्तों, वृद्धि की परिभाषाएं हम लोगों ने समझी है। अब हम देखते हैं कि जो वृद्धि है, जिसको मनोविज्ञान की भाषा में अभिवृद्धि, और सामान्यतः जो इंग्लिश है उसमें इसको ग्रोथ कहते हैं। तो ये जो अभिवृद्धि या वृद्धि है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कौन कौन सी चीजें हम बच्चों में देखते हैं जो वृद्धि को इंडिकेट करती हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक वृद्धि जो है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और किशोरावस्था तक आते आते ये पूरी हो जाती है। दूसरा है शरीर व संरचनात्मक परिवर्तन। बच्चे में हम शरीर के परिवर्तन देखते हैं, तो इस बच्चे में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो आप वृद्धि के रूप में दे सकते हैं। साथ ही साथ में इसकी जो संरचना होती है वो भी बदलती है, वो भी एक वृद्धि का परिचायक होती है, वृद्धि को इंडिकेट करती है। इसके अलावा आंतरिक व बाह्य परिवर्तन, सिंपल सी बात है, बच्चे का जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें एक परिवर्तन होता है, और बाह्य परिवर्तन भी होता है, वो जो देखा जा सकता है। साथ ही साथ में अगली जो विशेषता है वो भ्रूणावस्था में सबसे तीव्र वृद्धि। भ्रूणावस्था जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय ये वृद्धि की जो गति है वो काफी तेज होती है। तो यहां से एक प्रश्न निकल करके आता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि वृद्धि की गति सर्वाधिक होती है, यह सबसे अधिक वृद्धि होती है। इसमें कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसमें जो आंसर होगा, जो उत्तर होगा, वो है गर्भावस्था। गर्भावस्था के समय में वृद्धि काफी तीव्र गति से होती है, या यूं कहें अगर ऑप्शंस में गर्भावस्था की जगह पर भ्रूणावस्था है, प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि वृद्धि सर्वाधिक होती है, ऑप्शंस भ्रूणावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या इनमें से कोई नहीं, तो आप किसको टिक करेंगे, आप टिक करेंगे भ्रूणावस्था को, जो गर्भावस्था के अंतर्गत ही आता है। अब अगली विशेषता है कि इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। कई बार किसी बच्चे की वृद्धि जल्दी हो जाती है, तो कई बार किसी की देर में होती है। मतलब एक सिमिलैरिटीज के साथ में या एक समान गति से जो है सभी बच्चों में वृद्धि होती हुई नहीं परिलक्षित होती। दोस्तों आइए जानें कि वृद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक या तत्वों में सबसे पहला है वातावरण। दोस्तों वातावरण की भूमिका बच्चे के विकास में भी होती है और साथ ही साथ में वृद्धि में भी होती है। तमाम सारे मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि वातावरण का रोल बहुत अधिक होता है, चाहे वो वृद्धि हो या विकास हो। इसके अलावा जो दूसरा
तत्व है वृद्धि को जो प्रभावित करता है वो है वंशानुक्रम। अगर बच्चा अच्छे वंशानुक्रम से है तो जाहिर सी बात है उसकी वृद्धि बेहतर होगी, और अगर उसका वंशानुक्रम बेहतर नहीं है तो इसका सीधा सा असर वृद्धि पे पड़ता है। तीसरा पॉइंट है भोजन और आहार। जिस प्रकार का भोजन बच्चे को दिया जाएगा वृद्धि भी उसी प्रकार से उसके अंदर दिखाई पड़ेगी, या जैसा वो आहार बच्चा लेगा, जिस प्रकार का आहार बच्चा लेगा उस प्रकार वृद्धि जो है उसकी होगी। मीन्स भोजन या आहार बच्चे की वृद्धि को प्रभावित करता है। इसके अलावा रोग और बीमारी। जो बच्चे सदैव बीमार रहते हैं वो बच्चे हमेशा वृद्धि के मामले में पिछड़ जाते हैं। साथ ही साथ में वो बच्चे जो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होते, स्वस्थ रहते हैं, वो बच्चे भी जो है वृद्धि के मामले में बेहतर हो पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारे शरीर में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। वो ग्रंथियां भी वृद्धि को प्रभावित करती हैं और इससे बच्चे की वृद्धि कम या अधिक हो सकती है। दोस्तों वृद्धि के बाद में एक टॉपिक जो उससे जुड़ा ही हुआ है उसको भी जान लेते हैं, और ये काफ़ी अहम है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट की परीक्षा हो, सुपर टेट की परीक्षा हो, या सीटेट की परीक्षा हो, या कोई और परीक्षा हो जो कि शिक्षक भर्ती में होती है। तो आइए विकास के बारे में जान लेते हैं। विकास, इसको अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको डेवलपमेंट कहते हैं। विकास एक बृहद रूप में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, और इसमें जैसे ही हमारा बच्चा है तो इसमें बच्चे का जो शरीर है, आंतरिक या बाह्य, उसको ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसका जो ब्रेन है यानी इसका जो मानसिक स्तर है उसको, साथ ही साथ में इसके जो संवेग हैं, इसके अलावा इसका जो एक सोशल जो एक इसकी एक समझ है, इसके अलावा इसमें जो भाषा के परिवर्तन होते हैं, साथ ही साथ में जो इसकी शरीर है, चाहे वो आंतरिक अंग हो या बाह्य, उन दोनों को भी शामिल किया जाता है। तो यहां पर ये क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि विकास वृद्धि से बड़ा है। यानी विकास में तमाम सारे पक्ष आते हैं, जिसमें एक पक्ष जो होता है वो शरीर का भी होता है। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि विकास के अंतर्गत ही वृद्धि सम्मिलित होती है, मतलब विकास का एक पक्ष होता है वृद्धि। दोस्तों इसके अलावा इसमें मानसिक विकास यानी मानसिक संबंधी, तीसरा इसमें संवेगात्मक विकास, भाषागत विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, इस प्रकार से इसमें तमाम सारे पक्ष सम्मिलित होते हैं। तो विकास एक बहुत ही बृहद रूप में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, और ये जो विकास की प्रक्रिया है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी जब बच्चा कंसीव होता है तब से ये प्रारंभ होकर के जब तक बच्चे का जीवन रहता है तब तक ये विकास होता रहता है। या यूं कहें कि विकास का प्रारंभ होता है एक बच्चे का जो गर्भ होता है यानी गर्भ से, और ये खत्म होता है कब्र तक। अब आइए दोस्तों विकास की परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। तो पहली परिभाषा है स्किनर की। स्किनर एक बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक हैं, और इनका काम जो है मनोविज्ञान के या बाल विकास के लगभग हर एक क्षेत्र में है। तो इनकी परिभाषा है विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विकास क्या है? विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। जैसे कि एक बालक है तो इसके चारों तरफ इसका वातावरण होगा, बच्चे के चारों तरफ इसका वातावरण होता है, और बच्चा जिन मेरिट्स को लेकर के, जिन गुणों को लेकर के पैदा हुआ है वो उसका वंशानुक्रम है। तो यहां पर इस परिभाषा में ये बताया गया कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। मतलब इसमें कुछ चीजें अंडरलाइन करने वाली हैं इस परिभाषा में स्किनर साहब की, वो है जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया
और ये प्रतिफल। स्किनर साहब की परिभाषा में इन चीजों को अंडरलाइन करना है, जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया, और दूसरा है प्रतिफल। मतलब ये जीव है यानी बच्चा है, और इसके चारों तरफ जो है वो इसका वातावरण है। तो जितना अच्छा वातावरण होगा बच्चे का विकास उतना ही बेहतर ढंग से हो पाएगा। दोस्तों, विकास के संदर्भ में अगली परिभाषा है हरलॉक की। इनका पूरा नाम है एलिजाबेथ हरलॉक। इन्होंने विकास को अपने शब्दों में इस प्रकार से बताया कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। एलिजाबेथ हरलॉक साहिबा ने बताया कि विकास केवल अभिवृद्धि तक यानी वृद्धि तक, जिसको हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, जो हमको बाहरी रूप से दिखाई पड़ती है, जिसका मापन संभव है, वहीं तक ये सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर जो परिवर्तन होते हैं वो सब इसमें सम्मिलित होता है। परिभाषाओं के बाद दोस्तों आइए हम लोग विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझते हैं। इनसे भी प्रश्न खूब आते हैं। पहला जो कारक है, या इसको तत्व भी कह सकते हैं, वो है वंशानुक्रम। जितना अच्छा बच्चे का वंशानुक्रम होगा, वंशानुक्रम है क्या इसको हम लोग आगे की कक्षाओं में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रीफ वे में इसको हम समझ लेते हैं। ये जो हमारा बच्चा है ये अपने माँ बाप से जो गुण प्राप्त करता है, जो मानसिक और शारीरिक गुण प्राप्त करता है, वो एक वंशानुक्रम के रूप में जाना जाता है। इस टॉपिक को हम लोग आगे कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वंशानुक्रम जो है वो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। मतलब जितना अच्छा बच्चे का वंशानुक्रम होगा उतना ही बच्चे का विकास बेहतर होगा। वातावरण, जितना अच्छा वातावरण उतना ही बेहतर विकास। बुद्धि भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। जितनी अच्छी उसकी बुद्धि होगी बच्चे की, उतना ही उसका बेहतर विकास हो पाएगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों पौष्टिक आहार। बच्चे को अगर पौष्टिक आहार मिलता है तो बच्चा विकास की राह पर बेहतर करेगा, उसका मानसिक स्तर बेहतर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों स्वास्थ्य, यानी बच्चा अगर स्वस्थ है, वो सचेत है, स्वस्थ है, तो भी वो विकास के मामले में बेहतर करेगा। इसके अलावा लिंग का भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हमारे समाज में मेल और फीमेल के बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है, थोड़ा सोच का अंतर पाया जाता है। इसलिए कई बार जो फीमेल जेंडर के लोग होते हैं उनको इतना मौका नहीं मिल पाता, इतने अवसर नहीं मिल पाते। इस वजह से कई बार जो ये लिंग है ये भी विकास को प्रभावित करता है। साथ ही साथ में अगला जो पॉइंट है वो है खेलकूद एवं व्यायाम। जितना बच्चा खेलकूद करेगा या व्यायाम करेगा, बच्चे का शरीर डेवलप होगा, मींस इससे भी विकास प्रभावित होगा। इसके अलावा भयंकर चोट और रोग, अगर कोई बच्चा भयंकर चोट से पीड़ित है, उसको भयंकर चोट लगी है या वो रोगी है, तब भी बच्चे का विकास प्रभावित होगा। साथ ही साथ में जो आर्थिक स्थितियां हैं वो भी कई बार बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। अगर बच्चा अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं है तो वो अभाव में रहेगा, और जब अभाव में रहेगा तो कई बार उसका विकास प्रभावित होता है और वो बहुत अच्छा नहीं कर पाता। लेकिन ये जो आर्थिक स्थिति है या जो लिंग है, ये विकास को प्रभावित करने में बहुत ही नगण्य भूमिका निभाते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। आइए दोस्तों, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद हम लोग ये भी जाने कि विकास की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहली विशेषता यह है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बच्चे का विकास शुरू होता है बच्चे के गर्भ से और वो खत्म होता है बच्चे की कब्र में। मीन्स ये जीवन पर्यंत चलने वाली
प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि के मामले में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो संकुचित अर्थों में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। वृद्धि में उसके जन्म के समय, यानी जब बच्चा कंसीव होता है तब से प्रारंभ होती है और किशोरावस्था तक चलती है। किंतु विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, और इसका प्रारंभ बच्चे के गर्भ से होता है और कब्र में आकर के खत्म हो जाता है। दूसरा है एक निश्चित क्रम। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। सबसे पहले गर्भावस्था आएगी, फिर शैशवावस्था आएगी, बाल्यावस्था आएगी, किशोरावस्था आएगी, और इसके बाद में प्रौढ़ावस्था आएगी। मीन्स ये विकास विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से होकर के गुजरता है और एक निश्चित क्रम में होकर गुजरता है। शैशवावस्था के बाद में एकदम से किशोरावस्था नहीं आ सकती। इसके बाद में है निश्चित क्रम, निश्चित दिशा का सिद्धांत। विकास का एक निश्चित डायरेक्शन होता है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। ये सिर से लेकर के पैर की ओर होता है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं। जैसे कि हम वृद्धि को माप सकते हैं, लंबाई को हम माप सकते हैं, भार को हम माप सकते हैं, किंतु विकास को हम एक प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं सकते। इसके लिए कुछ मेजरमेंट होती हैं, इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के परीक्षण होते हैं जिसके द्वारा इस विकास को मापा जा सकता है। उसको हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, जैसे कि टैट होता है, जैसे कि रोसा शाही धब्बा परीक्षण होता है हरमन रोसा साहब का। इसके अलावा और भी तमाम सारे परीक्षण होते हैं जिनके माध्यम से हम विकास को जान सकते हैं, उसको माप सकते हैं, लेकिन इसका कोई सीधा मापन संभव नहीं हो पाता जैसे कि वृद्धि के मामले में होता है। अब हम लोग दोस्तों ये जान लें कि विकास के सिद्धांत क्या हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है इस कॉन्सेप्ट में। यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर से प्रश्न आते हैं, और कई बार कंफ्यूजन की वजह से कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाया करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि विकास के सिद्धांत और नियम क्या हैं। पहला है सहसंबंधिता का सिद्धांत। विकास चूंकि कई पक्षों में होता है, तो इसमें तमाम प्रकार के विकास होते हैं। शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, भाषागत है, कई प्रकार के विकास होते हैं। तो इन सभी प्रकार के विकासों का आपस में संबंध होता है। भाषागत का मानसिक विकास, शारीरिक विकास का संबंध मानसिक विकास से, मानसिक विकास का संबंध भाषागत विकास से, भाषागत विकास का संबंध नैतिक विकास से। तो इस प्रकार से जो विकास होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो विकास के पक्ष होते हैं, वो आपस में संबंधित होते हैं। अगला पॉइंट है निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में चलने वाली प्रक्रिया है, और ये बच्चे के जन्म के समय से प्रारंभ होकर के मृत्यु तक चलती है, मीन्स जीवन पर्यंत चलती है। इसके लिए एक छोटा सा शब्द अगर बोलें तो है जन्म से लेकर के कब्र तक। अगला पॉइंट है विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास में विभिन्न गतियां होती हैं। कई बार ये देखा गया है किसी बच्चे का विकास पहले हो जाता है तो किसी का देर में होता है। मीन्स विकास की गति किसी में तीव्र होती है तो किसी में मध्यम और किसी में बहुत ही मध्यम होती है। तो इसकी कोई निश्चित गति नहीं होती है। दिशा का सिद्धांत, ये सिद्धांत काफी अहम है, और टेट की परीक्षा, सुपर टेट की परीक्षा और सीटेट की परीक्षा, इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न अवश्य आते हैं। तो ये होता क्या है? दरअसल दिशा का सिद्धांत या सिरा पदाभिमुख सिद्धांत, मस्तकोद्मुखी सिद्धांत या सेफ्लोकोडल थ्योरी, ये जितने भी नाम हमने बताए हैं, दिशा का सिद्धांत, सिरा पदाभिमुख सिद्धांत, मस्तकोद्मुखी सिद्धांत और सेफ्लोकोडल थ्योरी, ये जितने भी नाम हैं वो एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि बच्चे का विकास उसके धड़ से शुरू होता है और ये जाता है पैर की तरफ। बच्चे का विकास उसके मस्तिष्क से शुरू होकर के पैर की तरफ बढ़ता है, यानी ये सिर से पैर की तरफ होता है।
ये तमाम प्रकार के जो सिद्धांत हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है, ये प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे का विकास सिर से प्रारंभ होकर के बच्चे का विकास सिर से प्रारंभ होकर के ये सिर से प्रारंभ होकर के उसके धड़ की तरफ जाता है। तो सबसे पहले बच्चे का सिर विकसित होता है, फिर उसके बाद में उसका मुख विकसित होता है, फिर उसके बाद में उसकी गर्दन विकसित होती है, फिर उसका धड़, ये धड़ विकसित होता है, फिर इसके हाथ विकसित होते हैं और फिर ये पैर की तरफ जाता है। तो इस सिद्धांत में ये स्पष्ट है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है और इसके तमाम सारे नाम हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शिक्षक भर्ती की या टेट की या सुपर टेट की या सीटेट की होती हैं, उनमें इनको अलग अलग नामों से क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जाता है। तो आप दो चीजों को इसमें खासकर ध्यान रखेंगे, सिराह पदाभिमुख सिद्धांत, मस्तकोद्मुखी सिद्धांत, और एक अंग्रेजी नाम है जिसको सेफ्लोकोडल थ्योरी कहते हैं। ये सभी यही प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये बताता है कि जो विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं वो अपने अनुसार या अपने अनुरूप जो है उनका विकास होता है। मानव का विकास, मानव के बच्चे का विकास कुछ और ढंग से होगा और जो पशु हैं, चाहे वो शेर हो चाहे वो चीता हो, उनका विकास कुछ और रूप में होगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है चक्राकार वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। दो नाम है इसके, चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये बताता है कि बच्चा प्रारंभ में कम विकसित होता है, उसका दायरा छोटा होता है और ज्यों ही वो बढ़ता है उसका दायरा बढ़ता चला जाता है। आइए इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शुरुआत में इसने कम एरिया कवर कर रखा है, मतलब प्रारंभ में यानी छोटी उम्र में या कम उम्र में या प्रारंभिक अवस्था में विकास का दायरा कम होता है और ज्यों ही बच्चे में वृद्धि होती है, बच्चा बढ़ता है, वैसे वैसे उसका जो एरिया है विकास का वो बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा निश्चित क्रम का सिद्धांत, ये सबसे आखिरी पॉइंट है। निश्चित क्रम का सिद्धांत, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, बिना ये क्रम के आगे नहीं बढ़ता, जबकि वृद्धि में ऐसा नहीं होता है, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है और ये विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने मनोविज्ञान के एक बहुत ही अहम टॉपिक को कवर किया जो कि वृद्धि और विकास था। अंग्रेजी में इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। साथ ही में विस्तृत चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को, शिखर कंपटीशन क्लासेस के YouTube चैनल को देखते रहिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो, नए तरीके से जुड़ रहे हो, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें वीडियो को। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताएं दोस्तों, हम उन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ में अगर आप हमारे इस चैनल को पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हम लोगों की जो दी गई जानकारी है वो आगे तक पहुंच सके और सभी इसका लाभ उठा सकें। आने वाले समय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का होना तय है, शिक्षक भर्ती आना तय है, तो हम लोग इसी तरह से आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक जो नंबर हैं उनको दिलवाने में हम सफल हों। और हम आपसे गुजारिश करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस शिखर कंपटीशन क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करते रहें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो नई वीडियोस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।